अच्छा बेटा, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 25 पेपर 12। तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग दिस। गवर्नमेंट अस्पताल बनाना चाहता है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो गवर्नमेंट को अस्पताल नहीं बनाने देगी। तो पहला ऑप्शन कहता है पीपल इन द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ केयर। तो बेटा यहाँ पे तो बिल्ड करने की बात कर रहा है ना वो। लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो तो बात की बात है। पीपल इन द कंट्री वुड गो अब्रॉड फॉर हेल्थ केयर, अगेन वही वाली बात है बेटा, ये डिमांड को लिंक कर रहा है। हमें सप्लाई की बात करनी है। द गवर्नमेंट कैन नॉट अग्री हाउ बिग द हॉस्पिटल शुड बी। लेकिन फिर भी आप हॉस्पिटल तो बना ही रहे हैं ना। आप हॉस्पिटल तो फिर भी बना रहे हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी, हाँ ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग हॉस्पिटल बनाने के काबिल नहीं है। Which term describes the loss of potential benefit to a consumer when making a choice between alternatives? बेटा चॉइस करना, चूज करना, सेक्रीफाइस करना, ये सब हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। The country is producing at point X on its PPC, which shows how it can allocate its production between capital good and consumer good. A period of recession then causes some of its factories to close. विच पॉइंट could represent country's न्यू पोजीशन। बेटा इसमें चारों में से रिसेशनरी गैप कहां पर आ रहा है? बहुत बार मैंने समझाया है, बहुत बार समझाया है, कहां से हमारे पास रिसेशनरी गैप स्टार्ट होगा। जल्दी जल्दी बताओ। बेटा एक्चुअल से लेके पोटेंशियल तक का जो गैप होता है वो होता है आपका वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से रिसेशनरी या फिर डिफ्लेशनरी गैप। एक सेकंड रुके। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन रहा है बेटा? सी बन रहा है आपके पास, ठीक है। फोर पे आ जाएं। विच कॉम्बिनेशन गिव्स करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंसेस कैसे हमें पता चलते हैं कि जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम पूरे मुल्क की बात कर रहे होते हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं। जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम लोग इंडिविजुअल बंदे के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। स्टडी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, बेटा ये माइक्रो का आता है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फर्म्स, बेटा ये भी माइक्रो का है, पूरा ऑप्शन गलत हो गया आपके पास। स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यस। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, यस, ये दोनों मैक्रो के आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी की बात कर रहा हूं, लिखा हुआ है स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी, बेटा ये मैक्रो है, ये आपका माइक्रो है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? सी। The diagram shows supply and demand curve for a good. The initial equilibrium is given at point E1. There is a change in the market that leads to a new equilibrium E2. What is the cause of change in the market equilibrium? बेटे ऑप्शन ए कहता है a decrease in the price of substitute good. तो अगर कोक की प्राइस कम होगी तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, हम पीछे आ जाएंगे, हमें आगे जाना है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। अ डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस, अगर रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो सप्लाई राइटवर्ड चली जाती है, हम इधर आ जाएंगे, हमें यहां पर आना है। ये भी सही ऑप्शन नहीं है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, बेटा अगर कोक महंगी होगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो पेप्सी की डिमांड जब बढ़ रही है तो हम E2 पे आ रहे हैं। एन इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, बेटे इससे सप्लाई कम होती है, हमें इधर आना पड़ता, हमें E2 पर जाना था। तो ये भी ऑप्शन गलत है, आंसर इज सी। डायग्राम शोज डिमांड कर्व फॉर अ गुड। ये कौन सा पीईडी हमारे पास शो हो रहा है बेटा? ये हमारे पास एक तरीके से यूनिटरी इलास्टिक की तरह का शेप बना हुआ है। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं।
कंज्यूमर्स इंक्रीज डिमांड व्हेन देयर इनकम राइजेस। बेटा अगर आपकी इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ती है तो उसे राइटवर्ड शिफ्ट करना चाहिए, उसे राइटवर्ड शिफ्ट करना चाहिए। हमें शिफ्ट की कोई भी इंडिकेशन यहां पर नहीं गिवन है। कंज्यूमर प्लान टू बाय लेस व्हेन प्राइस राइजेस, यस, ये आपके पास सीधा सीधा बेटा लॉ ऑफ डिमांड है। ये आपके पास सीधा सीधा लॉ ऑफ डिमांड है, पॉसिबल आंसर हो सकता है। फर्म्स प्रोड्यूस लेस एस प्राइस राइजेस, बेटा इसका लिंक सप्लाई के साथ होता है, डिमांड के साथ नहीं होता। फर्म्स सेल मोर व्हेन प्राइस राइजेस, अगेन यहां पर सप्लाई का लिंक आ गया, डिमांड का कोई भी लिंक यहां पर नहीं चल रहा। तो आंसर क्या बनेगा, सिक्स का बी। द प्राइस ऑफ बटर increased by 10% and the quantity supplied of butter increased by 20%. What is the PES? बेटे पीईएस का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आपके पास सप्लाइड कितना चेंज हो रहा है भाई, 20%, प्राइस कितनी चेंज हो रही है आपके पास, 10%। सीधा सीधा आपके पास टू आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि सर आंसर ए होगा कि डी होगा, जल्दी से बताओ, आंसर ए होगा कि डी होगा। आंसर आपका डी होगा, क्यों? क्योंकि बेटे ये जो माइनस साइन होता है ये पीईडी के लिए होता है, पीईएस के लिए नहीं होता, समझे? हाउ आर इकोनॉमिक डिसीजंस डिटरमिन्ड बाय मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। भाई मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट एज सच नहीं होती, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बेटे यहाँ पर नहीं है। सेंट्रल प्लानर्स प्लान, ये मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर भी, ये भी नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी नहीं है। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हमारे पास बेटा ये चेंजेस चल रहे होते हैं। A bridge is built over a river which enables journey times to be reduced. The table shows cost and benefit of the building. Which calculation represents social benefit? सोशल बेनिफिट निकाल के बताएं जी, जल्दी से बताएं। सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 8, कितना हो गया? ठीक है, तो ये हमारे पास सोशल बेनिफिट यहां पर निकल आया, 20,000 इसका आंसर है। व्हाट इज नॉट अ रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। इन सब के अंदर सेंट्रल बैंक का क्या रोल नहीं है? बेटा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये सेंट्रल बैंक का रोल होता है। जनरल पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं होता, यानी कि सेंट्रल बैंक में आप जाके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये चीजें नहीं खुलवा सकते। ठीक है। सी कहता है इशू नोट्स कॉइन्स, यस, ये भी सेंट्रल बैंक का काम है। टू मैनेज गोल्ड रिजर्व्स, ये भी सेंट्रल बैंक का काम है। द टेबल shows proportion of disposable income spent on three different goods by four different households. Which household is likely to have the lowest income? भाई कौन सा ऐसा हाउस होल्ड है जिसकी इनकम सबसे कम होगी, जल्दी। देखो कभी भी इस तरह का सवाल आए जहां पर वो आपसे पूछता है कि लोवेस्ट इनकम है, हमेशा याद रखना कि जिसकी इनकम कम होती है ना वो अपनी मेजॉरिटी ऑफ इनकम स्पेंड करता है बेसिक नेसेसिटीज पे। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि फूड हो गया, ठीक है, खाना पीना वगैरह, इस तरह की चीजों पे खर्च करता है। लेकिन अगर वो पूछता है कि यार हाईएस्ट इनकम किसकी है, हाईएस्ट इनकम वाला बंदा कौन है, तो वो याद रखना कि हमेशा किस पे खर्चा करेगा, लग्जरीज पे खर्चा करेगा। ठीक है, तो अब इन चारों में से सबसे ज्यादा फूड पे कौन खर्चा कर रहा है, ए। ठीक है, और सबसे कम खर्चा ए का हॉलीडेज पे, यानी कि लग्जरीज पे सबसे कम खर्चा है ए का। ट्रांसपोर्ट को अगर आप इग्नोर भी कर दो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या सबसे गरीब बंदा कौन आ रहा है, ए। इन विच ऑक्यूपेशंस डू वेजेस टेंड टू बी द लोवेस्ट, कौन से काम में वेजेस सबसे कम होती हैं? तो पहला ऑप्शन वो आपसे कहता है इन दोज वेयर वर्क इज डेंजरस, बेटा जहां पर काम डेंजरस होता है ना वहां पर हाई होती है। ठीक है, ये बेटा ये मैंने मॉक में दिया था, ये मैंने मॉक में दिया था। अच्छा, यहाँ यहाँ पर जो है डेंजरस अगर काम है तो उसकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए। फिर 12 का बी कहता है इन दोज वेयर देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। बेटे जहां पर एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है इसका मतलब यह है कि मार्केट में सप्लाई ऑफ वर्कर ज्यादा है और डिमांड ऑफ वर्कर कम है।
जब भी एक्सेस सप्लाई होती है तो वहां पर आपको वेजेस गिरानी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेजेस कम होने के चांसेस हैं। इन दोज वेयर वर्कर्स बिलोंग टू ट्रेड यूनियन, बेटे ट्रेड यूनियन के अंदर वेजेस ज्यादा होती हैं। ट्रेड यूनियन के अगर आप मेंबर हैं तो ट्रेड यूनियन आपके बिहाफ पे जाके बात करता है। इन दोज वेयर वर्कर्स नीड लॉन्ग ट्रेनिंग, बेटे जैसे कि डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इनको ट्रेनिंग ज्यादा चाहिए होती है। तो कम पैसों पे तो काम नहीं करेंगे वो आके। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, आंसर इज बी। हाउ माइट अ ट्रेड यूनियन इंक्रीज इट्स बार्गेनिंग पावर, एक ट्रेड यूनियन अपनी बार्गेनिंग पावर को कैसे इंक्रीज कर सकता है? बाय एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। बी कहता है बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ यूनियन मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स। सी कहता है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ वर्कर्स टू द इंडस्ट्री। डी कहता है बाय सपोर्टिंग वेज क्लेम इन अदर कंट्री, इन अदर इंडस्ट्रीज। देखो, ट्रेड यूनियन को ना पावरफुल होना है, ट्रेड यूनियन को अपनी पावर बढ़ानी है, ट्रेड यूनियन को स्ट्रांग होना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो वो कहता है कि जब हम लोग मार्केट अब हाँ, जो प्रोडक्ट है हम उसकी मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अगर आप मार्केट को एक्सपेंड करोगे तो उससे वर्कर भी तो ज्यादा आएगा ना। हो सकता है कि वो वर्कर आपकी ट्रेड यूनियन का पार्ट ना हो, वो अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हो, तो जब वो इंडिपेंडेंटली करेगा तो उससे आपकी बार्गेनिंग पावर पे नेगेटिवली अफेक्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या पता कम पैसों पे काम करने आ जाए, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ यूनियन मेंबरशिप फॉर वर्कर्स, कहता है जी हम यूनियन मेंबर्स के लिए कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, तो ये तो आपके लिए और मसले वाली बात है। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी आप ट्रेड यूनियन का पार्ट बनते हैं, यू हैव टू गिव अ मेंबरशिप फीस, ठीक है ना। अगर आप वो मेंबरशिप फीस को बढ़ा देते हो, अगर आप वो मेंबरशिप फीस को बढ़ा देते हैं, यानी कि इट बिकम्स कॉस्टलियर फॉर अ वर्कर टू ज्वाइन योर ट्रेड यूनियन। तो अगर वो कॉस्टली हो जाता है तो ट्रेड यूनियन आप तो वर्कर आपकी ट्रेड यूनियन में आएगा क्यों, सवाल ये है ना। अगर तो कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया, तो मैं आपकी ट्रेड यूनियन ज्वाइन क्यों करूंगा भाई? तो उससे तो ट्रेड यूनियन के वर्कर्स ही कम हो जाएंगे, उससे तो उसकी पावर ही गिर जाएगी। बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ वर्कर्स टू द इंडस्ट्री, सप्लाई गिरा दो, सप्लाई ऑफ वर्कर गिरा दो। जब सप्लाई ऑफ वर्कर गिरा दोगे तो ऑटोमेटिकली हमारी पावर स्ट्रांग हो जाएगी। लास्ट लिखा हुआ है बाय सपोर्टिंग वेज क्लेम्स इन अदर इंडस्ट्रीज। तो इस दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर आप घुस रहे हैं, आप फिलहाल अपनी इंडस्ट्री को तो ठीक कर लो। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी। कार टायर वाले ने रबर वाले को टेक ओवर कर लिया, कौन सी इंटीग्रेशन है ये जल्दी से बताएं। ये है बेटा वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर क्या होता है? कॉन्ग्लोमेरेट में डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं। हॉरिजॉन्टल के अंदर सेम इंडस्ट्री और सेम स्केल ऑफ प्रोडक्शन चल रहा होता है, मानी कि होंडा ने टोयोटा को टेक ओवर कर लिया। इंटरनल जो हमारे पास ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ का मतलब ये होता है बाय ओपनिंग अप न्यू ब्रांचेस, ठीक है, आप नई ब्रांचेस वगैरह खोल रहे हैं। तो इंटरनल का वैसे एज सच कोई इंटीग्रेशन के साथ लिंक नहीं होता, इंटरनल का ग्रोथ के साथ लिंक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनता है आपके पास? वर्टिकल, यानी कि डी। महानूर, जो डी है ऑप्शन 13 का, वो कहता है कि हमारे पास बार्गेनिंग पावर हमने स्ट्रॉन्ग करनी है। अब ऑप्शन डी कहता है सपोर्टिंग वेज क्लेम इन अदर इंडस्ट्रीज। मानी कि यार आप जो दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर मामला चल रहे हैं आप उनके अंदर ज्यादा फोकस्ड हो, एज कंपेयर आप उनसे बात कर रहे हो। हमने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। हम चाहते हैं कि जिस इंडस्ट्री में फिलहाल हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं एटलीस्ट वहां पर तो हमारी पावर स्ट्रांग हो ना। तो जब हम लोग नए वर्कर्स को उस इंडस्ट्री में रोक देंगे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई मार्केट में नए टीचर्स नहीं आ सकते, तो जब नए टीचर्स नहीं आ सकते तो जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनकी तो पावर बढ़ गई ना। बात समझी? 14 समझा तो दिया बेटा। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंडस्ट्री सेम होती है, इंडस्ट्री सेम होती है बट स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपकी डिफरेंट होती है। मतलब कि आप या तो एक स्टेप आगे आ रहे होते हैं या तो आप एक स्टेप पीछे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर टायर वाला जो है वो रबड़ वाले को टेक ओवर कर रहा है। रबर इज अ रॉ मटेरियल फॉर टायर, ठीक है ना। आप एक स्टेप पीछे जा रहे हो तो वो वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है। When it produces 100 units, the firm's total variable cost is 300 and its total fixed cost is 2700. What is the average total cost? बेटा हमने क्या निकालनी है? एवरेज टोटल कॉस्ट। और एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। फिक्स कॉस्ट है 2700, वेरिएबल कॉस्ट है 300।
तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास? 3,000। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है? 3,000। उसने बोला कि मुझे 10 यूनिट की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल के बता दे, 100 यूनिट की, सॉरी, 100 यूनिट की मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल के बता दे। तो 3,000 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गई आपके पास? 30। तो एवरेज टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ चुकी है बेटा? 30 आ चुकी है। 16, वॉट इज लाइकली टू बी फाउंड व्हेन देर आर मेनी स्मॉल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री? भाई अगर आपके पास बहुत सारी स्मॉल फर्म्स इंडस्ट्री में हैं तो इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन कहता है देर आर फ्यू बैरियर्स टू एंट्री। पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्योंकि बेटा फ्यू बैरियर्स टू एंट्री हैं, कम रुकावटें हैं, तभी तो ज्यादा लोग एंटर हो रहे हैं मार्केट में। अगर तो रुकावटें ज्यादा होती तो लोग मार्केट में एंटर कैसे होते? बी कहता है देयर इज हाई एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेटे स्मॉल फर्म में इतनी ताकत नहीं होती कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा खर्चा करे। देयर इज लिटिल कंपटीशन, नो, देयर इज हाई कंपटीशन बिकॉज देयर आर मेनी स्मॉल फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्री। वेरी लार्ज कैपिटल कॉस्ट आर नीडेड टू एस्टैब्लिश फर्म। बेटे स्मॉल फर्म को कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती, तो स्मॉल फर्म्स के लिए इतनी कोई परेशानी वाली बात होती नहीं, आप लेबर इंटेंसिव भी काम कर सकते हैं। तो 16 का आंसर बनेगा ए। A government imposes tariff on imported goods. What is not a likely reason for this? कहता है जी हम लोग टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो ये बताएगा कि क्यों टैरिफ जो है वो हम लोग नहीं लगा रहे? मतलब टैरिफ के अगेंस्ट, टैरिफ की क्या बोलते हैं, टैरिफ की कैरेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट अगेंस्ट हो जा रहा है, ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट हो जा रहा है। भाई टैरिफ क्यों लगाया जाता है? टू बूस्ट डोमेस्टिक आउटपुट, यस। To influence balance of payment, yes. To protect employment, yes. To reduce export from the country, बेटा एक्सपोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट कम करना, टैरिफ नहीं लगाया जाता इसलिए ताकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो, ये गलत ऑप्शन है। The government collects the following revenue in a year. What is the amount of indirect tax revenue? हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास कौन रेवेन्यू बताना है, कौन सा होना चाहिए भाई? बताओ। 18। सी आंसर है सीधा सीधा बेटा, क्योंकि ये एक वाहिद टैक्स है जो इनकम पे लग रहा है। ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा, ये गुड्स एंड सर्विस, टोटल आप करेंगे कितना हो गया? 100। विच पॉलिसी मेजर वुड बी क्लासिफाइड एज अ फिजिकल पॉलिसी? बेटे फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेस आते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है। इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। लेबर मार्केट पॉलिसीज और ट्रेनिंग को चेंज करना ये सप्लाई साइड पॉलिसी में आता है। टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सचेंज रेट का अलग एक निज़ाम चलता है, मॉनेटरी के साथ लिंक हो रहा होता है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ फॉल इन इंटरेस्ट रेट? भाई हम इंटरेस्ट रेट क्यों गिराते हैं? ताकि हम स्पेंडिंग बढ़ा सकें, हम सेविंग कम कर सकें, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें। इंटरेस्ट रेट कम होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन कम नहीं होता। इंटरेस्ट रेट कम करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट कम नहीं होती। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, यस। सेविंग गिरती है, सेविंग बढ़ती नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या बन गया बेटा? सी। व्हाट डज अ सक्सेसफुल सप्लाई साइड पॉलिसी इंक्रीज इन इकोनॉमी? बेटे सप्लाई साइड पॉलिसी जब आपके पास लगती है तो उससे आपके मुल्क में क्या चीज इंक्रीज होती है? आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, आपके मुल्क में जो वो फायदा होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। तो भाई एक क्या चीज इंक्रीज करेगी सप्लाई साइड पॉलिसी? तो पहला कहता है द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओ भाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो कम होती है, ठीक है ना, कम होती है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, यस, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ाती है प्रोडक्शन के हिसाब से। रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कम करती है। इंटरेस्ट रेट का सप्लाई साइड से कोई लेना देना सच नहीं होता, तो आंसर इज बी। इन वन पर्टिकुलर ईयर साउथ सुडान पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज 1.3% while its GDP growth was 2%। अच्छा भाई, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस? इससे आपके पास क्या हुआ होगा? कहता है जी अगर आपका जीडीपी, इस तरीके से मैं जरा इजी कर देता हूँ आंसर क्वेश्चन को।
कहता है कि यार आपका जो जीडीपी है वो 200 रुपये से बढ़ा है, और आपकी जो पॉपुलेशन है वो 130 से बढ़ी है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, 13% लिखा हुआ है ना। तो जीडीपी के मुकाबले में कम से बढ़ी, जीडीपी ज्यादा से बढ़ रही है, पॉपुलेशन कम से बढ़ी। जीडीपी पर कैपिटा विल डिक्रीज, बेटे जीडीपी पर कैपिटा डिक्रीज नहीं हो रहा, जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज हो रहा है। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके देख लें। जीडीपी पर कैपिटा, एक तो पहली बात आपका इंक्रीज हो रहा है, एक बात तो ये। और दूसरी बात बेटा, अगर मुझे कंपैरिजन निकालना है कि एक चीज बढ़ रही है या एक चीज कम हो रही है, तो मुझे एटलीस्ट पिछले साल का भी डेटा चाहिए। आखिर मुझे पिछले साल का जब तक नहीं पता होगा कि पिछले साल जीडीपी पर कैपिटा क्या था, तो मैं कैसे जज कर सकता हूँ कि इस साल का जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है कि कम है? समझे बात को? तो इसीलिए करेक्ट आंसर नहीं। दूसरा लिखा हुआ है रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल डिक्रीज। अगेन वही वाली बात है बेटा, यहां पर हमारे पास कोई लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन नहीं है कि मैं ये बात कर सकूं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंक्रीज, क्योंकि आपका जीडीपी ज्यादा से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन कम से बढ़ रही है। जीडीपी ज्यादा से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन कम से बढ़ रही है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब खाना पीना रहना सहना ये सब आपका बेहतर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, नो इंडिकेशन बेटा, आंसर इज सी। What are the correct definition of unemployment and employment relative to the number of people of working age? अच्छा भाई, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। Those who want a job but cannot get one at current wage, ठीक है, ये वाला लाइन जो है आपकी करेक्ट है। दोज हु वांट जॉब बट कैन नॉट गेट, वह सही है। सी और डी बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड के बारे में कहता है कि दोज विदाउट अ जॉब। बेटा मैंने आपको दो तीन तरीके बताए थे, मैंने आपको वॉलंटरी बताया था, आपको इनवॉलंटरी बताया था। तो जो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड है, जो कि काम के बिना है, वो थोड़ी लेबर फोर्स का पार्ट होंगे, वो थोड़ी अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर आएंगे। एम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं भाई? दोज हु आर नॉट इन फुल टाइम एजुकेशन, या दोज हु हैव अ जॉब एट अ करंट वेज रेट। भाई जाहिर सी बात है, जिनके पास नौकरी है वही लोग है ना फिर एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो आंसर इज बी। द ग्राफ शोज चेंजेस इन एवरेज प्राइस लेवल। डिफ्लेशन कब आया भाई आपके पास? डिफ्लेशन कब आया? जी, बड़ा इजी सवाल है, डिफ्लेशन कब आ रहा है? बेटा मैंने बहुत बार आपको समझाया है, ये ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होती है, नीचे वाली साइड नेगेटिव होती है। नेगेटिव साइड में आप जब तक बैठे हुए हो तब तक आपके मुल्क में डिफ्लेशन आ रहा होता है, ये डिसइंफ्लेशन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। In many high income economies, increasing income inequality has led to greater level of poverty. Which combination of policies would aim to reduce income inequality? कहता है जी, बहुत सारी हाई इनकम इकोनॉमीज के अंदर क्या हो रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी की वजह से हमारे पास पॉवर्टी बढ़ रही है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज वुड एम टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी? इनकम इनइक्वालिटी को हमने कम करना है। तो बेटा पहला ऑप्शन कहता है डिक्रीज कॉरपोरेशन टैक्स। और मतलब पहले मैं सिर्फ फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। कहता है जी डिक्रीज कॉरपोरेशन टैक्स। अच्छा, अगर कॉरपोरेशन टैक्स आपके पास कम होता है तो चांसेस हैं कि चलो किसी हद तक प्राइसेस कम होंगी और ओवरऑल लोगों को फायदा होगा, ठीक है। पहले सिर्फ एक रो पढ़े। इंक्रीज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आप बढ़ाएंगे, आप इनकम टैक्स बढ़ाएंगे, कॉरपोरेशन टैक्स बेटा बिजनेसेस पे लगता है। आप इनकम टैक्स बढ़ाएंगे तो उससे भी आपके मुल्क में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम होती है। इंक्रीज इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स अगर आप बढ़ाते हो तो उससे भी आपके मुल्क में जो है वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम होती है। इंक्रीज सेल्स टैक्स, यार इससे ना इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ती है, क्योंकि सेल्स टैक्स बढ़ेगा तो लो इनकम अर्नर को ज्यादा चमाट पड़ेगी, तो फिर वो मसला आ जाए, सप्लाई साइड पे आ जाए। अच्छा, डी तो गलत हो गया। सप्लाई साइड में पहला ऑप्शन कहता है क्रिएट मोर कंपटीशन। बेटे अगर आप मोर कंपटीशन पैदा करेंगे ना वर्कर्स में, बिजनेसेस में, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा है, तो दुकानें बंद हो सकती हैं, लोगों की नौकरी जा सकती है। बी कहता है रिड्यूस द पावर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो बेटा जब पावर ऑफ ट्रेड यूनियन रिड्यूस होगी तो फिर उससे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर शुरू हो जाएगी।
इंक्रीज मिनिमम वेज, इससे आपके मुल्क में जो इनइक्वालिटी है वो कम होती है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या बन गया आपके पास? सी। अ कंट्री हैज फॉलिंग बर्थ रेट एंड राइजिंग डेथ रेट, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, बुढ़े ज्यादा मर रहे हैं। वाइल एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इट्स वर्किंग एज एडल्ट 16 to 60 years ओल्ड आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। अच्छा, अब देखो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, बुढ़े ज्यादा मर रहे हैं, और मेजोरिटी जो आपकी वर्किंग फोर्स है 16 से लेके 60 साल तक की, वो बाहर दूसरे मुल्कों में काम करती है। हाउ इज दिस लाइकली टू अफेक्ट द नंबर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन द कंट्री? कहता है जी इससे आपके कंट्री में डिफरेंट एज ग्रुप पे क्या अफेक्ट आएगा। अब उसने बोला कि यार आपके पास बर्थ रेट कम है, तो अगर बर्थ रेट कम है तो बेटा इसका मतलब सिंपल सा है कि यंग बच्चे कम होंगे, छोटे बच्चे आपके मुल्क में कम होंगे। ठीक है ना? तो सी और डी तो गलत हो गया। 16 to 60, उसने बोला कि जो लोग वर्किंग क्लास के हैं 16 to 60, वो बाहर के मुल्कों में काम ज्यादा करते हैं, तो वो भी कम हो गया। ओवर 60, उसने बोला है कि डेथ रेट ज्यादा है, तो बुढ़े भी ज्यादा मर रहे हैं, तो ओवर 60। आंसर क्या बनेगा? ए। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ इंटरनल स्पेशलाइजेशन? इंटरनल स्पेशलाइजेशन के क्या एडवांटेज होता है? महानूर कौन से वाला इसकी बात कर रही हैं आप, 26 की? बेटा फॉलिंग बर्थ रेट का मतलब क्या है? फॉलिंग बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? तो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो छोटे बच्चों की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि दोज बिलो 16 विल बी लेस। यहाँ तक बात समझ आ रही है? उसने कहा कि 16 से लेके 60 साल तक के लोग बाहर काम कर रहे हैं, मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस एज ग्रुप के लोग मुल्क में ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? आप बताएं। क्वेश्चन मार्क क्यों डाला आपने? आप बताएं। इमिग्रेशन हो रही है ना यहाँ से, ये जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो दूसरे मुल्क जा रहे हैं काम करने। तो 16 to 60 years ओल्ड भी क्या होने चाहिए आपके पास? कम होने चाहिए। उसने बोला बुढ़े ज्यादा मर रहे हैं। जब बुढ़े ज्यादा मरेंगे तो बुढ़े हैं ही नहीं मुल्क में, तो बुढ़ों की पॉपुलेशन भी क्या हो रही है? समझी? 27 बताइएगा। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ इंटरनल स्पेशलाइजेशन? इंटरनल स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है आपके पास? कहता है जी चॉइस इज लिमिटेड। बी कहता है कंट्रीज बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सी कहता है रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर एफिशिएंटली। डी कहता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर रिड्यूस्ड। देखो बेटा ये तो आपके पास बेनिफिट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो ये सॉरी, ओवर डिपेंडेंट, सॉरी, ये ड्रॉबैक है। ये आपके पास ड्रॉबैक है, ठीक है ना? इंटरनल स्पेशलाइजेशन का सबसे जो इजीएस्ट एग्जाम बेनिफिट है, सबसे आसान सा जो लॉजिकल सा बेनिफिट होता है, वो यही है कि आप एफिशिएंटली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, आप वेस्टेज वगैरह नहीं करते, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान नहीं होता। एन इकोनॉमी रेजेस इट्स टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, व्हाट इज मोस्ट लाइकली रिजल्ट? हम लोग टैरिफ बढ़ा रहे हैं जी, तो क्या होगा? अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, an increase in consumer choice, an increase in domestic production, a current account of the balance of payment move into deficit। देखो एक एक करके बात करते हैं। पहले कहता है अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब बच्चा यहाँ पर ये सोचेगा कि सर इंपोर्ट्स कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम होती है, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। रॉन्ग। बेटा इंपोर्ट बढ़ने से आपके पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आ सकती है, ये मैंने बार बार बताया है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी इंपोर्ट्स कम हो रही हैं तो इन्फ्लेशन कम होगा। फिर कहता है जी एन इंक्रीज इन कंज्यूमर चॉइस। रॉन्ग। जब आप बाहर से माल ही नहीं मंगवा सकते तो एक कंज्यूमर चॉइस कैसे बढ़ेगी आपके पास? एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक पे पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अ करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट मूव्स इनटू डेफिसिट, नॉट नेसेसरी। नॉट डेफिसिट में तो तब जाएगा ना जब मुझे जबरदस्ती मंगवाना है बाहर से, यानी कि जब मेरी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक। अगर तो मेरी डिमांड इलास्टिक है तो मैं क्यों जाऊंगा डेफिसिट में?
समझे बात को? तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, आंसर इज सी। Which combination of changes in export revenue and import expenditure is most likely to cause a country's exchange rate to depreciate? बेटे एक्सचेंज रेट आपके पास सिर्फ तब डेप्रिसिएट होता है जब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जा रहा हो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके पास डेफिसिट में कब जा रहा है? यहाँ पर बी में, जहां पर एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर रहा है और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। A government wishes to reduce deficit on the current account of the balance of payment. Which policy should it adopt? हमें डेफिसिट को कम करना है, यानी कि हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाऊं, या तो मैं इंपोर्ट्स कम करूं। इंक्रीज सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स, बेटे एक्सपोर्ट पे सब्सिडी लगाओगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पॉसिबल आंसर हो सकता है। इंक्रीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट, बेटे इससे आपका एक्सपोर्ट गिरना शुरू हो जाएगा। रिमूव एन एम्बार्गो ऑन इम्पोर्ट्स, इससे आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और खराब हो सकता है। रिमूव टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, अगेन इससे भी आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, हमने इंपोर्ट्स को कम करना था। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या बनेगा 30 का? ए। समझ गए हैं बात को? चले जी, जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज।